फ्रेंड्स, आई एम युक्ता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। बेसिकली अगर बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के दोनों के फीचर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का। अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो इसमें वर्ड आ रहा है मोनोपोली, तो तुम सोचोगे भाई मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंस क्या है। गाइस, मोनोपोली जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो फर्म थी वो सिंगल फर्म थी मार्केट में जो उस गुड को प्रोड्यूस करी थी, सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी थी। फॉर एग्जांपल हमने बात करी थी डी बियर्स कंपनी की, जो कि डायमंड के प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। तो वो एक लार्ज पार्ट कवर करती है एक मार्केट का, तो उसकी अपनी खुद की मोनोपोली थी, मतलब कोई कंपटीशन में नहीं था। तो जब मोनोपोली के साथ क्या आ जाए, कंपटीशन आ जाए, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बनता है, ठीक है। तो मोनोपोली में हमने एग्जांपल्स देखे थे, फॉर एग्जांपल डी बियर्स कंपनी हो गया, या फिर हमने ओपेक कार्टेल की बात करी थी, या गूगल हो गया। तो एक लार्ज पार्ट कैप्चर करते हैं मार्केट का, तो उनकी खुद की मोनोपोली होती है, किसी के साथ कंपटीशन भी होता है, क्योंकि वो सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कोई और होता ही नहीं है कंपटीशन में जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता हो, तो इसलिए वहां पर कंपटीशन ही नहीं होता। पर जब हम बात कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पर मोनोपोली तो होती है, तो लिमिटेड मार्केट का शेयर कैप्चर तो करते हैं, बट कंपटीशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लोजली सब्स्टिट्यूट होते हैं, होमोजीनियस नहीं होते, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते परफेक्ट कंपटीशन की तरह, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं टूथपेस्ट, अब टूथपेस्ट जो है वो कोलगेट का भी आता है, पैप्सोडेंट का भी आता है, बबूल का भी आता है और नीम का भी आता है। तो यहाँ पर क्या है, मोनोपोली के साथ साथ कंपटीशन भी आ जाता है, तो इसको हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच का, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है, एक बार देख लेते हैं। Monopolistic competition refers to a market situation in which there are large number of firms which sell closely related but differentiated products। मतलब कहने का क्या है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं। मैंने पहले ही कहा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, फीचर जो है वो शेयर करता है किसके, परफेक्ट कंपटीशन के भी और मोनोपोली के भी। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट कंपटीशन का फीचर आ गया कि क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, एंड देन क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्लोजली रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल ही लिया कि टूथपेस्ट में अगर हम बात करें कोलगेट हो गया, पैप्सोडेंट हो गया, तो है तो वो सारे टूथपेस्ट ही ना, तो क्लोजली रिलेटेड है, बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोलगेट की बात करें या टूथपेस्ट की बात करें, बबूल की या नीम की बात करें, तो इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। ब्रांड का डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है, टेस्ट का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है, तो क्लोजली रिलेटेड तो होंगे, बट डिफरेंशिएशन भी होगा यहाँ पर प्रोडक्ट्स में। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगी, सेल करेंगी क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होंगे, मतलब कुछ ना कुछ यूनिकनेस तो होगी प्रोडक्ट में, इसलिए तो कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या फीचर्स है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो फीचर्स क्या है हमारे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, कि यहाँ पर मोनोपोली की तरह एक सिंगल सेलर नहीं होता, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तभी तो कंपटीशन हो रहा है। मोनोपोली में तो सिंगल सेलर होता था तो कंपटीशन ही नहीं था, बट यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है, तो कंपटीशन होता है। अब जब हमने बात करी कि प्रोडक्ट जो वो क्लोजली रिलेटेड है या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो इसलिए कंपटीशन हो रहा है। नंबर ऑफ सेलर्स है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, कंपटीशन होगा। और कंपटीशन में बहुत ही स्टिफ कंपटीशन होता है कि अगर एग्जांपल के लिए बात करें, मैं सोप की बात करूं, ठीक है, लक्स हो गया, संतूर हो गया, ठीक है, डव हो गया, पियर हो गया, लाइफ बॉय हो गया, तो इनमें आपस में बहुत कंपटीशन चलता है। एडवर्टीजमेंट में तुमने बहुत देखी होंगी, तो आपस में कंपटीशन चलता है कि लाइफ बॉय की बात करें तो लाइफ बॉय क्या कहता है कि वो जर्म्स को दूर करता है। संतूर की बात करें, तुमने एड देखी होगी कि एक लड़की होती है, ठीक है, और उसको देखकर वरुण धवन कहता है कि भाई तुम तो स्टूडेंट हो, बट एक छोटी सी लड़की आती है, कहती है मम्मी मम्मी। तो मतलब संतूर क्या दिखाता है कि तुम्हारी स्किन को यंग रखता है। तो क्या क्या ऐड करते हैं लोग अपने प्रोडक्ट्स को सुपीरियर दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो जाएं, और वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाता है, जो हमारा नेक्स्ट फीचर है, ठीक है। तो अलग अलग क्या होते हैं यहाँ पर, कुछ फीचर्स होते हैं। डव की बात करें, लक्स की बात करें, ठीक है, लक्स हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर फ्री रखती है। तो अलग अलग तरह के फीचर्स हैं हर प्रोडक्ट में, यूनिकनेस होगी हर प्रोडक्ट में, तभी तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो क्लोजली रिलेटेड होंगे बट
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट या फिर होमोजीनियस नहीं होंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स की वजह से क्या होता है कि वो क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। क्योंकि जो बायर है वो भी क्या करेगा भाई, वो देखेगा कि हाँ उसने एड देखी और देखा हाँ संतूर सोप जो है वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू कोई और सोप, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू सोप के फीचर्स, ब्रांड, प्राइस जो है अलग देने के लिए तैयार होगा, है ना। तो इसलिए सेलर के पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि अगर बायर ज्यादा अटैच होगा तो वो प्राइस हाई चार्ज कर देगा, अगर ज्यादा अटैच नहीं है, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं है तो कम चार्ज कर देगा प्राइस, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स की बात करें तो डिपेंड करेगा कि बायर कितना अट्रैक्ट है उसके प्रोडक्ट से, कि ब्रांड को लेकर या साइज को लेकर या उसके क्वालिटी को लेकर कितना अट्रैक्ट है, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर की जब हम बात करते हैं तो सेलर के पास बहुत ही कम पार्ट होता है प्राइस को डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मोनोपोली में क्या था कि वो अकेला था, ठीक है। अब अकेला था तो वो कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकता, क्योंकि वही फर्म थी और वही इंडस्ट्री थी तो वही प्राइस को डिसाइड कर रहा था। बट यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, तो देखना पड़ेगा भी कंपटीशन में क्या है, कौन है उस कंपटीशन में, कौन है उसको देखकर मैं प्राइस डिसाइड करूंगी, बायर्स को देखकर प्राइस डिसाइड करूंगी। तो प्राइस पर पूरा कंट्रोल नहीं होता है एक सेलर का, क्योंकि वो डिपेंड करता है बायर्स पर, उसके कॉम्पिटिटर्स पर, ठीक है। देन बात करते रहते हैं प्राइस डिफरेंशिएशन, क्योंकि प्रोडक्ट्स क्या है क्लोजली रिलेटेड है बट डिफरेंशिएटेड है तो प्राइस भी डिफरेंट होगा। मैंने पहले ही बताया कि भाई डिपेंड करेगा कि बायर कितना उससे अट्रैक्टेड है, कंपटीशन में कौन है, उसके अकॉर्डिंग जो फर्म है वो प्राइस डिसाइड करेगी। क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्टिफ कंपटीशन होता है, क्योंकि बहुत ही क्लोज रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और ऊपर से एडवर्टाइजमेंट करके उस प्रोडक्ट को और अट्रैक्ट कर लेते हैं कंज्यूमर्स को। फॉर एग्जाम्पल के तुमने एड देखी होगी कैडबरी की 5 स्टार की, ईट 5 स्टार डू नथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अमूल प्रोडक्ट्स की या अमूल मिल्क की, तो क्या है, अटरली बटरली डिलीशियस। तो ऐसी टैगलाइंस वो यूज करते हैं, ऐसी एड वो यूज करते हैं ताकि जो कंज्यूमर है, जो बायर है, वो अट्रैक्ट हो जाए और वो उसी प्रोडक्ट को खरीदे। कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क बहुत सारी कंपनीज का, बहुत सारे ब्रांड्स का आता है। फॉर एग्जाम्पल अमूल, मदर डेयरी, पतंजलि, ठीक है, मधुसूदन, इतने सारे ब्रांड्स हैं। बट मेरे को जो एड के थ्रू ना ज्यादा जो पसंद आया वो अमूल पसंद आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेस्ट ही नहीं करा किसी को भी, अमूल मेरे को पसंद आया तो मैं अमूल के पास जाऊंगी। अगर मेरे को अमूल दूध नहीं मिलता तो मैं किसी और पर शिफ्ट हो जाऊंगी। तो क्लोजली रिलेटेड सब्स्टिट्यूट्स है कि अगर एक नहीं मिला तो दूसरे पर शिफ्ट हो जाएंगे, बट एग्जैक्टली सेम मेरे को टेस्ट नहीं मिलेगा। मदर डेयरी का और अमूल का मिल्क जब तुम पियोगे तो तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्राइस डिफरेंशिएशन होता है क्योंकि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं, ब्रांड के बेसिस पर, साइज के, कलर के, शेप्स के। तो हमने एग्जांपल ही देखे, मिल्क का एग्जांपल देखा, ठीक है, कैडबरी का एग्जांपल देखा, ठीक है। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, है ना, ऐसे टैगलाइन यूज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं ताकि कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर लो। और कंज्यूमर अट्रैक्ट हो गया, बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है किसी भी सेलर का, कि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाए। कंज्यूमर को अगर ब्रांड पसंद आ गया तो भाई ब्रांड एक बार पसंद आ गया तो उसको पता है कंज्यूमर खरीदेगा ही खरीदेगा, तो वो प्राइस बढ़ा सकता है, हाई प्राइस चार्ज करेगा। तो डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर कितना प्राइस डिफरेंशिएशन करे, वो डिपेंड करेगा बायर्स पर, बायर कितना विलिंग है पे करने के लिए उसके कॉम्पिटिटर्स पर, ठीक है। देन बात करें सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट की बात करें, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, क्लोजली रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सेलिंग कॉस्ट आती है फर्म्स की। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो भी उनकी कॉस्ट आ रही है मार्केटिंग करने पर, प्रोडक्ट्स की सेल्स प्रमोशन करने पर या एडवर्टाइजमेंट करने पर, जो भी उनकी कॉस्ट आ रही है वो क्या कहलाती है, सेलिंग कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। मान लो वो कोई स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स बताने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो बहुत सारी एडवर्टीजमेंट तुमने देखी होगी और तुमने अपने साथ देखा भी होगा कि एडवर्टीजमेंट देखकर तुम इतना अट्रैक्ट हो जाते हो उस प्रोडक्ट को लेकर कि तुम सोचते हो कि हाँ अब खरीदूंगा तो यही फोन खरीदूंगा, ठीक है, या यही लैपटॉप खरीदूंगा। एचपी की लैपटॉप की एड आती है ना, तो बहुत सारे ऐसी एड आती है ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाए और उस प्रोडक्ट को खरीद ले। देन बात करें फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कि फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट की परफेक्ट कंपटीशन की तरह, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ फीचर्स है वो परफेक्ट कंपटीशन के और कुछ मोनोपोली के हैं। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कि कोई भी फर्म एंटर कर सकती है मार्केट में और कोई भी फर्म एग्जिट कर सकती है मार्केट से। अब यहाँ पर क्या होता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की वजह से, फॉर एग्जाम्पल कि अगर उन मार्केट में क्या हो रहा है, जो फर्म्स हैं वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो क्या होगा, जो बाकी की फर्म्स है वो अट्रैक्ट होंगी और वो मार्केट में
एंटर कर जाएंगी। अब वो मार्केट में एंटर करेंगी तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ आउटपुट तो लेकर आएंगी ना, कुछ प्रोडक्ट लेकर आएंगी, तो जिससे क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। अब आउटपुट तो इंक्रीज हो गया, अब आउटपुट इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली बात है सेम प्राइस पर या फिर हायर प्राइसेस पर बायर तो और ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदेगा प्रोडक्ट की, क्योंकि बायर हमारा भाई रैशनल है। तो क्या करना पड़ेगा कि जो फर्म्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा, और प्राइस कम हो जाएगा तो वापस से वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने लग जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो क्या कर रही है, लॉस इनकर कर रही है, अब नॉर्मल लॉस हो रहा है उनको, तो ऑब्वियसली बात है लॉस हो रहा है, उनको पता है भाई लॉस हो रहा है, तो वो एग्जिट कर जाएंगी मार्केट से। तो अब एग्जिट कर गई मार्केट से तो मार्केट में जो आउटपुट है वो क्या रह गया भाई, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। अब आउटपुट डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि उनको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और प्राइस बढ़ाएंगे दोबारा से वो नॉर्मल प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता था फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इसको बहुत ही डिटेल में समझाया था, तुम देख सकते हो कि कैसे एक्सेस सप्लाई होती है, एक्सेस डिमांड होती है, उसको परफेक्ट कंपटीशन में इस फीचर को तुम बहुत ही डिटेल में समझ सकते हो। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस की बात करें, शॉर्ट रन में तो अर्न कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। देन बात करें लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, भाई परफेक्ट नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट्स की, कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज थी कि भाई कितना प्राइस चल रहा है प्रोडक्ट्स का, कितना रॉ मटेरियल का प्राइस है, सेलर को नॉलेज थी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉलेज नहीं है हमें परफेक्ट, क्योंकि अगर बात करें एक पर्टिकुलर कंपनी की, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ओप्पो की बात करूं या एमआई की बात करूं, वो बहुत सारे मॉडल्स निकालती है फोन की, अब हर एक मॉडल की मेरे को जानकारी हो ये तो पॉसिबल नहीं है। इवन जो मेरा खुद का फोन है उसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, और परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो सेलर को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्या, प्राइस हाई चार्ज करने की। देन बात करें प्राइसिंग डिसीजन। अब प्राइसिंग डिसीजन की बात करें कि हमने बात ही करी, यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, ठीक है, और क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो फर्म्स होती है उनका लिमिटेड शेयर होता है मार्केट में। अब लिमिटेड शेयर होता है मार्केट में तो यहाँ पर क्या होता है कि वो ना तो प्राइस मेकर होते हैं ना प्राइस टेकर होते हैं, क्योंकि उनका जो प्राइस कितना रखेंगे वो डिपेंड करेगा किस पर, मैंने बताया पहले कि बायर और कॉम्पिटिटर्स पर डिपेंड करेगा वो अपने प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखें। कि अगर बायर ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, उसको पता है कि उसका ब्रांड जो है वो काफी फेमस है, उसकी खुद की एक रेपुटेशन बनी हुई है, तो हाई प्राइस चार्ज करेगा। बट अगर भाई उसका प्रोडक्ट इतना नहीं पसंद किया जाता लोगों के द्वारा, तो वो क्या करेगा, प्राइस कम करके ज्यादा सेलिंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ज्यादा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। तो ये सब हमारा हो सकता है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन की बात करें कि यहाँ पर प्राइस में तो कंपटीशन है ही, कि भाई ओप्पो का फोन कितने का आ रहा है, वीवो का फोन कितने का आ रहा है, हम पहले कंपेयर ही तो करते हैं भाई, सैमसंग का फोन कितने का है, एमआई का फोन कितने का है, कंपेयर करते हैं, फीचर्स कंपेयर करते हैं, तभी तो किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्राइस में तो है ही, कि प्राइस तो मैंने देखा ही, बट नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए वीवो का फोन है और ओप्पो का फोन है, दोनों 10,000 के, सेम फीचर है, मान लो बिल्कुल सेम फीचर, सब कुछ सेम है। ठीक है, बट मान लो ओप्पो के फोन पे मेरे को क्या मिल रहा है, फ्री गिफ्ट कूपन मिल रहा है, बट वीवो के फोन पे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। तो ऑब्वियसली बात है मैं ओप्पो के फोन पर जाऊंगी, ओप्पो का फोन खरीदूंगी, क्योंकि सब कुछ सेम है, बट वहां पे मेरे को एक्स्ट्रा चीज मिल रही है ना। तो ये एक्स्ट्रा चीज जो देते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल ऑफर, फ्री गिफ्ट हो गया, फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स हो गए। ठीक है, तो अगर ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस कंपटीशन यहाँ पे भी होगा, क्योंकि अगर बायर की बात करें वो भाई बहुत क्या कह रहे हैं, रैशनल है, और वो चाहेगा कि उसकी यूटिलिटी जहां पर ज्यादा बढ़ेगी, जहां पर ज्यादा मैक्सिमाइज होगी, वो वहीं पर जाएगा। जो कुछ तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ऑब्वियसली बात है कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसकी यूटिलिटी, उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है। देन बात करें भाई डिमांड कर्व कैसा बनेगा। अब मोनोपोली में भी डिमांड कर्व क्या बना था हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बना था, तो मोनोपोलिस्टिक में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। मतलब कहने का क्या है कि एक्स एक्सिस पे ले रहे हम आउटपुट की यूनिट्स, वाई एक्सिस पे ले रहे हम प्राइस एंड रेवेन्यू। ठीक है, कि प्राइस जो है अगर मान लो P से P1 डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी Q से Q1 इंक्रीज होगी। कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि अगर सेलर को अपनी क्वांटिटी सेलिंग की बढ़ानी है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, तभी क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस के कम होने पर ही क्वांटिटी बढ़ती है। ठीक है, डिमांड में हमने बढ़ा था क्योंकि कंज्यूमर हमारा रैशनल है, वो प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी नहीं बढ़ाएगा, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी बढ़ाएगा। तो अगर प्रोड्यूसर को या फर्म्स को अपनी यूनिट्स बढ़ानी है सेलिंग की, तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब तुम कहोगे फिर डिफरेंस क्या है,
कि मोनोपोली का भी ऐसे ही कर्व बना था, मोनोपोलिस्टिक का भी ऐसे ही कर्व बना है, ठीक है। ये हमारा डिमांड कर्व या एआर कर्व की बात करें, है ना, फर्म का एआर कर्व है। अब डिफरेंस क्या है गाइस, मोनोपोली की बात करें कि मोनोपोली में क्या हो रहा था, प्राइस कम करा, क्वांटिटी में चेंज आया, ठीक है, प्राइस कम किया तो क्वांटिटी बढ़ेगी, बट इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी यहाँ पर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या था, सिंगल प्रोडक्ट था, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, मतलब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, एग्जैक्ट नहीं है माना बट सब्स्टिट्यूट तो है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, मैंने सोप की बात करी, लक्स हो गया, पियर हो गया, या फिर डव हो गया, लाइफ बॉय हो गया, ठीक है, संतूर हो गया, तो अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास अवेलेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शॉप पर जाती हूँ तो मैंने कहा कि भाई मेरे को डव का साबुन चाहिए, ठीक है, डव सोप चाहिए, अब वो नहीं अवेलेबल होगा तो मैं दूसरे पर शिफ्ट हो जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पियर मांग लिया, तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास चॉइसेस हैं। मोनोपोली में चॉइसेस नहीं थी क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट था, यहाँ पर क्या है, चॉइसेस है कि अगर एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं दूसरे पर शिफ्ट हो जाऊंगी, और एक का प्राइस कम हो गया तो मैं दूसरे से उस वाले पर शिफ्ट हो जाऊंगी। क्योंकि भाई कि हमारा कंज्यूमर पे रैशनल होता है, वो कम प्राइस में अगर चीज मिल रही है तो वहां पर ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक में ज्यादा चेंज आता है क्योंकि यहाँ पर क्लोजली रिलेटेड सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। सो गाइस, ये हमने पढ़ा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या करता है, शेयर करता है दोनों के फीचर, परफेक्ट कंपटीशन के भी और मोनोपोली के भी, ठीक है। हमने बात करी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म है और सेल कर रहे हैं क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट, बट क्या है, डिफरेंशिएटेड है, मतलब डिफरेंस होगा ब्रांड को लेकर, कलर्स को लेकर, क्वालिटी को लेकर, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं जो कि सेल करते हैं क्या, हमारे क्लोज रिलेटेड प्रोडक्ट्स। प्राइस डिफरेंशिएशन होता है, प्राइस डिफरेंशिएशन होता है ब्रांड के, साइज के, कलर के, शेप के बेसिस पर। अब प्राइस डिफरेंशिएशन में एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ मैं कि प्राइस डिफरेंशिएशन क्या होता है कि दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो रियल डिफरेंशिएशन होता है कि प्रोडक्ट के ब्रांड, साइज, कलर को लेकर। एक इमेजिनरी डिफरेंशिएशन होता है जो कि एक पिक्चर बना देते हैं हम लोगों के दिमाग में एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि हाँ हमारा प्रोडक्ट ही सबसे बेटर है, और ऐसी अगर इमेज बन गई किसी के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे को दिमाग में बैठ गया कि हाँ भाई जो है कोलगेट जो टूथपेस्ट है वही सबसे बेटर है, वही सबसे बढ़िया है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू इमेजिनरी मैंने बना लिया, मैंने उसको देखा नहीं है कैसा है वो, ठीक है, बट इमेजिनरी मेरे अंदर एक इमेज बन गई कि हाँ वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, तो प्राइस डिफरेंशिएशन फॉर्म कर सकती है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट हमने देखी कि भाई सेलिंग कॉस्ट होती है कि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं और एडवर्टीजमेंट करते हैं। फ्रीडम होती है एंट्री एंड एग्जिट की, और यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, बट लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। देन लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होती है, सब प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज नहीं होती कंज्यूमर को। डिसीजन की बात करें तो फर्म जो है ना तो प्राइस मेकर होती है, प्राइस टेकर होती है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, शेयर कैप्चर करती है वो मार्केट का, तो उसका प्राइस जो भी डिपेंड करेगा कंज्यूमर पर या कॉम्पिटिशन पर। नॉन प्राइस कंपटीशन होता है कि प्राइस में तो कंपटीशन होता है कि मेरा प्रोडक्ट का प्राइस कितना है और दूसरे का प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, प्राइस में तो कंपटीशन होता है, साथ साथ नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है कि कुछ कूपन निकाल लिया, कुछ डिस्काउंट दे दिया, या कुछ क्रेडिट टर्म्स ऐसी मैंने निकाल दी कि 0% पर तुम इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हो, तो लोग वहां पर अट्रैक्ट होते हैं। डिमांड कर्व की बात करें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी बढ़ जाती है, नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी में। और मोनोपोली से अगर कंपेयर करें तो ये ज्यादा इलास्टिक होता है क्योंकि यहाँ पर क्लोज रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और यहाँ पर हमारा जो एआर होता है वो ग्रेटर देन होता है एमआर से, क्योंकि प्राइस कम करना पड़ता है हमें सेलिंग की यूनिट्स बढ़ाने के लिए, इससे एडिशनल रिवेन्यू कम हो जाता है एज कम्पेयर टू एआर। एआर बेसिकली क्या होता है, प्राइस ही होता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।